Hello students, this is our lecture number 2, chapter number 2, polynomials. As we have already completed type of polynomials, coefficients and degree of the polynomial in our first lecture. And now in our second lecture, we have to study about zero of the polynomial, remainder theorem. Okay, so let's start zero of the polynomial. So zero of the polynomial का आज हमारा टॉपिक है सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले कोई भी जो हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से और अंदर की तरफ लिखते हैं उसका वेरिएबल, जो कि जैसे मान लो कि हमारे पास में अगर एक पॉलिनोमियल है उसके अंदर वेरिएबल हमारा केवल और केवल एक्स है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा पी एक्स से। अगर हमारे पास में जो वेरिएबल है वो है वाई, तो वाई वेरिएबल होने पर इस पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी वाई से। तो इस तरह से ये जो वेरिएबल है इसके अकॉर्डिंग हम इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे। और अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जिसे अगर हम इसके अंदर पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दें तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही ज़ीरो हो जाता है। जैसे इस पॉलिनोमियल की बात करता हूँ और इस पॉलिनोमियल के अंदर y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं -1/2। तो अगर हम y का वैल्यू -1/2 हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो अब ये पॉलिनोमियल बन जाएगा p -1/2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई -1/2 प्लस 2। तो अब ये 2 से ये कैंसिल होगा, 4 -2 टाइम एंड प्लस 2, सो माइनस का 2 और पॉजिटिव 2 मिलकर बन जाएगा 0। मतलब ये जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है कहाँ पर वैल्यू है, जब हमने वेरिएबल को पुट किया था -1/2 उस वक्त जो हमारा पूरा कंप्लीट पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो पूरा कंप्लीट वैल्यू 0 के इक्वल बन गया। और अगर ये कंप्लीट वैल्यू 0 के इक्वल बन गया तो अब इस y इक्वल टू -1/2 को ही कहा जाएगा ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो किसी भी पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो होता है वो केवल और केवल वेरिएबल का वैल्यू होता है, लेकिन वो एक ऐसा वैल्यू होता है जिसे अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दें तो उससे पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है वो पूरा ही जीरो हो जाता है। उसे कहते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और वो वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, जीरो, कुछ भी। ओके, सो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जब पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को ही जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल बोला जाता है। ओके, सो अब कुछ एग्जांपल हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे और कौन से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होंगे। सो जैसे कुछ पॉलिनोमियल्स और उनके साथ में वेरिएबल्स के जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमारा जो पॉलिनोमियल है, मान लो कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर मुझे x का वैल्यू चेक करके बताना है -b/a। इसके लिए मुझे चेक करके बताना है कि भाई ये जो x का वैल्यू है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो फिर ठीक है, इसको हम यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। x का वैल्यू -b/a बोला गया है तो ठीक है, इस वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर इंसर्ट कर दो। अगर ये पूरा पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देगा तब तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और अगर ये पूरे वैल्यू को जीरो नहीं बना पाएगा तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। कि जैसे p x की प्लेस पर हम पुट करते हैं -b/a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई -b/a और प्लस में है b। अब यहाँ a से a को हम कैंसिल कर सकते हैं। x के प्लेस पर मैंने ये वैल्यू इंसर्ट किया तो x के प्लेस पर यहाँ पर भी इसको लिखा जाएगा और x के प्लेस पर यहाँ पर भी लिखा जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं था, मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में। अब ये बन जाएगा माइनस का भी और प्लस का भी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका कंप्लीट वैल्यू ज़ीरो बन गया है। इसका मतलब हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं x इक्वल टू -b/a इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो x इक्वल टू -b/a जो है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो बोला जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास में ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल को हम चेक करते हैं। सो
एग्जाम्पल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पर हमें इन दो वैल्यूज़ को चेक करके बताना है, x इक्वल टू 1 को और x इक्वल टू -1 को, कि इन दोनों में से कौन सा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, या फिर दोनों ही है। ओके, सो एक बार तो हम पहले x इक्वल टू 1 को ट्राई करते हैं, तो x के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे, मतलब हमें इस पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ जहाँ पर भी x दिखाई दे रहा है उस x के प्लेस पर 1 लिखना पड़ेगा। तो अभी बन जाएगा p1 इक्वल टू 1 टू द स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 बनता है, 2 1 जा 2 बनेगा प्लस 1, तो इसका जो कंप्लीट वैल्यू है वो 4 के इक्वल आ गया, जो कि 0 बिल्कुल भी नहीं है। मतलब x इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल का 0 x इक्वल टू 1 नहीं है। तो x इक्वल टू 1 तो इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। अब मुझे सेकंड वैल्यू को ट्राई करना है, और मेरा सेकंड वैल्यू है x इक्वल टू -1। सो x इक्वल टू -1 को अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो x के प्लेस पर अब हम -1 पुट करेंगे, तो p -1 इक्वल टू -1 टू द स्क्वायर, x का स्क्वायर था तो x के प्लेस पर -1 हमने यूज़ में लिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड प्लस 1, सो -1 का स्क्वायर +1 होता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का यहाँ पर 1, तो एडिशन ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है 2 और माइनस में भी है 2, तो इसका जो वैल्यू है वो इस बार 0 बन गया है। मतलब x के प्लेस पर -1 पुट करने पर 0 आ गया, मतलब ये माना जाएगा इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x इक्वल टू 1 इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि x इक्वल टू -1 इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बन गया है। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और यहाँ पर x का वैल्यू हमें ट्राई करना है, एक तो m अपॉन एल, और दूसरा x का वैल्यू हमें ट्राई करना है -m अपॉन एल। ओके, और सेकंड पहले इसको चेक कर लेते हैं। x के फिलहाल हमें दो वैल्यूज़ को ट्राई करना है, तो एक बार मैं x के इस वाले वैल्यू को ट्राई करूँगा और एक बार इस दूसरे वाले वैल्यू को ट्राई करेंगे। तो एक एक करके पुट करते हैं। पहले x का वैल्यू हम पुट करेंगे m अपॉन एल, मतलब जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है उस x के प्लेस पर m अपॉन एल लिखेंगे, तो यहाँ बनेगा p m अपॉन एल इक्वल टू l मल्टीप्लाई बाई x के प्लेस पर आएगा m अपॉन एल प्लस m, एल से एल कैंसिल हो गया, देन ये बनेगा m प्लस m, और इन दोनों का एडिशन बन जाता है 2m, जो कि 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। और इसका मतलब बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि m अपॉन एल इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो x इक्वल टू m upon l is not a zero of this polynomial. देन सेकेंड वैल्यू को ट्राई करते हैं, और हमारा x का सेकेंड वैल्यू है -m अपॉन एल, तो इस बार हम x के प्लेस पर लिखेंगे -m अपॉन एल। सो ये बन जाएगा p -m अपॉन एल इक्वल टू l मल्टीप्लाई बाई -m अपॉन एल प्लस m, सो l से l कैंसिल हो गया, तो -m पॉजिटिव m, और इस बार ये 0 बन जाएगा, मतलब x इक्वल टू -m अपॉन एल इज अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो जिस वैल्यू के लिए कंप्लीट आंसर 0 बन जाए वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और जिसके लिए नहीं बने वो नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर दो क्वेश्चन की बात होती है तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद एक ज़ीरो पॉलिनोमियल है लेकिन दूसरा नहीं है, या फिर शायद दोनों ही नहीं है, या फिर शायद दोनों भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दो आएंगे तो एक ही ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, नहीं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक, दो या दो से ज़्यादा भी पॉसिबल है, और ये डिपेंड करता है पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज़ पर, पॉलिनोमियल की डिग्री पर, और साथ के साथ जो हमने x की वैल्यूज़ को ट्राई किया है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल का एक ही आएगा, नहीं, एक से ज़्यादा भी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पॉसिबल है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं।
px is a polynomial x cube minus 6x square प्लस 11x माइनस 6, और x का जो वैल्यू हमें ट्राई करना है वो है -1, -2 एंड -3। तो ये तीन वैल्यूज़ को मुझे ट्राई करना है, इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना है और चेक करना है कि इन तीनों वैल्यूज़ में से कौन सा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। सो सबसे पहले हमने इसके अंदर ट्राई किया x इक्वल टू -1, तो x के प्लेस पर -1 हम पुट करेंगे, तो ये बनेगा p -1 इक्वल टू एक्स के प्लेस पर -1 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू एक्स के प्लेस पर -1 टू द पावर 2 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई एक्स के प्लेस पर -1 एंड -6। सो नेगेटिव का जो क्यूब है मतलब 3 पावर है, ओड पावर है, ओड पावर नेगेटिव रहेगा, इसका इवन पावर है मतलब ये तो इसकी तरफ से पॉजिटिव देगा, लेकिन -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 बनेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा नेगेटिव का 11 और ये हमारे पास में नेगेटिव का 6। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो है, ये सारे के सारे नंबर हमारे पास नेगेटिव्स है, और ये सारे नंबर अगर हमारे पास नेगेटिव है तो इसके लिए अब हम यहाँ पर इन सबको ऐड कर देंगे और एडिशन इनका बन जाएगा 6, 6, 12 एंड -24। तो -24 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब x इक्वल टू -1 इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, देन हम दूसरे वैल्यू को चेक करते हैं -2। सो x के प्लेस पर -2 को पुट करेंगे तो p - 2 इक्वल टू -2 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू -2 टू द पावर 2 प्लस 11 इंटू -2 और माइनस में 6। तो ये फिर से नेगेटिव देगा 8, ये पॉजिटिव देगा लेकिन इसके साथ नेगेटिव हो जाएगा। 2 का पावर 2 4 होता है, 4 6 या 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 22 और ये आ जाएगा माइनस का 6। तो अब इसके अंदर नेगेटिव का 60 बन रहा है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब x इक्वल टू -2 भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं बन पाया। तो अब हम लास्ट वैल्यू को चेक करेंगे x इक्वल टू -3। तो x के प्लेस पर -3 अगर हमें पुट करना है तो p - 3 इक्वल टू -3 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू -3 टू द पावर 2 प्लस 11 इंटू -3 एंड -6। तो ये बन जाएगा -27, इसकी तरफ से पॉजिटिव लेकिन इससे मल्टीप्लाई होकर ये नेगेटिव दोबारा से बनेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 6 54, मल्टीप्लाई करेंगे -33 एंड माइनस में आ जाएगा 6। सो अब इसके साथ में टोटल ये वैल्यू बनेगा माइनस का 120 जो कि 0 बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इस बार तो तीनों में से एक भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आए ही, वहाँ पर जो वैल्यूज़ होती है उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा ये चीज़ कि हो सकता है कि तीनों की तीनों वैल्यूज़ हमारे पास इस तरह के हो जिसमें से एक बार भी वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का काम नहीं करे, यानी एक बार भी उसका जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं आए। ओके, सो इसी तरह से हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि तीनों वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन भी सकते हैं। ओके, जैसे एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, सेम हमारा पॉलिनोमियल है और हम इस सेम पॉलिनोमियल के अब सॉल्व करेंगे 1, 2 और 3। इस बार हम ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ पॉजिटिव ले रहे हैं। सो पॉजिटिव वैल्यूज़ को अगर मैं ट्राई करूँगा तो पहले x इक्वल टू 1, तो p1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो 1 टू द पावर 3 1 होता है, नेगेटिव यहाँ पर 6 बनेगा, 11 बन जाए 11 माइनस 6। सो पॉजिटिव नंबर्स हो गए 12 और नेगेटिव नंबर हो गए 12 और इसका जो वैल्यू है वो 0 बन गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो माना जाएगा। देन सेकेंड वैल्यू को ट्राई करते हैं x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 को अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो ये बनेगा p2 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 2 to the power 2 plus 11 into 2 and minus 6। तो 2 का पावर 3 होता है 8, 2 का पावर 2 4 and 4 6 are 24, 11 2 are 22 and minus 6। तो यहाँ जो पॉजिटिव नंबर है वो हो गए 30 और जो नेगेटिव है वो भी है 30, मतलब इस बार इसका जो ये वैल्यू है वो भी 0 बनेगा, मतलब x इक्वल टू 1 तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था ही, x इक्वल टू 2 भी है। ओके, देन नेक्स्ट वैल्यू को हम ट्राई करते हैं x इक्वल टू 3। तो अब हम x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे। सो p3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 टू द पावर 2
plus 11 into 2 and minus 6. So 3 to the power 3 is 27, 3 का square 9 and 9 6 are 54 plus 11 2 are 22 and minus यहाँ पर बन जाएगा 6. ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास में पॉजिटिव है और ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास में सॉरी एक बार यहाँ पर 3 पुट करना था तो ये बन जाएगा हमारे पास 33. अब इन पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड करने पर बनेगा 60 और नेगेटिव भी बनेगा 60 और इससे ये बन जाएगा 0. मतलब पिछली बार तो तीनों के तीनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुए नहीं थे, इस बार तीनों वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन गए. तो x इक्वल टू 1 भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, 2 भी है और 3 भी है. तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि एक पॉलिनोमियल का एक ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा. वहाँ जो वैल्यूज़ लिखी हुई है उस पर भी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि वो वैल्यू एक्चुअल में उसका वैल्यू जीरो बना पाता है या नहीं बना पाता. तो ऐसे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हमारे पास एक सिंगल पॉलिनोमियल के लिए हो सकते हैं जो सारे के सारे मिलकर ही उसको जीरो के इक्वल बना दें. तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो उसमें मैटर करता है पॉलिनोमियल के टाइप पर भी और साथ में वैल्यूज़ पर भी. एक्चुअल में अगर हम ऑब्जर्व करें कि पूरा का पूरा एक साथ अगर पॉलिनोमियल को देखें कि सारे वैल्यूज़ में से कितनी वैल्यूज़ इसके लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का काम करता है तो वो डिपेंड करता है उसके डिग्री पर. अगर उसका डिग्री 3 है मतलब मैक्सिमम उसके 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकते हैं. और अगर मेरे पास में हाईएस्ट डिग्री 2 है तो मैक्सिमम, मैंने ये नहीं कहा होंगे, मैक्सिमम हो सकते हैं. सो मैक्सिमम उसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होंगे. अगर उसका डिग्री 4 है तो मैक्सिमम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4 होंगे. सो ये सब कुछ डिपेंड करता है इसके डिग्री पर भी. तो जितने डिग्री का हमारा पॉलिनोमियल है उतने ही मैक्सिमम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होने के चांस होते हैं. ओके देन ये तो हो गया केवल और केवल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल चेक करने का तरीका, फाइंड आउट करने का तरीका नहीं, केवल ये चेक करने का तरीका है. अब फाइंड आउट कैसे करते हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे. सो फिलहाल 9th क्लास में जो हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है वो फाइंड आउट करने का तरीका हम केवल और केवल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सीखेंगे. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का मेथड है वो हम 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे. साथ में वहीं पर भी हम क्यूबिक के बारे में बात करेंगे. ओके सो यहाँ पर हम 9th क्लास में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो केवल फैक्टराइजेशन तक होगा, ज़ीरोज़ तक नहीं होगा. सो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड जो करना है हमें वो केवल लीनियर के लिए करना है और बहुत आसान तरीका है इसका. ओके सो ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे मेरे पास मान लो कि एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है 3x - 5 और मुझे ये पॉलिनोमियल है और मुझे इसका फाइंड आउट करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर मुझे इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि x का ऐसा कोई वैल्यू निकाल कर बता दो जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बनाकर दिखा दे. तो ठीक है, हम इस पॉलिनोमियल को पूरा का पूरा जीरो के इक्वल कर देते हैं क्योंकि मुझे जीरो ही तो करना है. पूरा का पूरा जो वैल्यू है उसको जीरो ही तो बनाना है. तो मैंने इस पूरे वैल्यू को जीरो के इक्वल लिख दिया और अब यहाँ से मैं फाइंड आउट कर लूँगा x का वो पर्टिकुलर वैल्यू. तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम नेगेटिव के 5 को ट्रांसपोज करते हैं तो वो बन जाएगा +5 और फिर 3 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवाइड में. तो x का आंसर बन गया है पॉजिटिव में 5/3 और ये माना जाएगा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि भाई ये एक्चुअल में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है भी या नहीं है. तो ठीक है, x के प्लेस पर पॉजिटिव 5/3 अब हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देते हैं. तो पुट किया जैसे ही मैंने तो 3 × 5/3 -5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 - 5 का जो वैल्यू है वो बन जाएगा हमारा जीरो के इक्वल. मतलब पूरे आंसर को ज़ीरो बना दिया इसने और पूरे आंसर को ज़ीरो बना दिया मतलब ये जो मैंने फाइंड आउट किया है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये बिल्कुल सही किया है. ओके एक और पॉलिनोमियल का बात करते हैं जैसे px = ax + b. ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मुझे इसका भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. तो एक बार फिर से मैं जो हमारा पूरा कंप्लीट पॉलिनोमियल है उसको मैं जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा और अब यहाँ से वैल्यूज़ को ट्रांसपोज करके x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो पॉजिटिव जो b है उसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो ax = -b और ये मल्टीप्लाई में है तो अब a ट्रांसपोज हो जाएगा डिवाइड में. तो x = -b/a और ये हो जाएगा हमारा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो ये है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का तरीका. एक तो था चेकिंग करने का तरीका
दूसरा था फाइंड आउट करने का तरीका। चेकिंग करने के लिए तो कुछ भी नहीं, एक्स का जो वैल्यू चेक करना है उसे एक्स के प्लेस पर पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर दो। अगर पूरा वैल्यू 0 बन गया तो मतलब वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। और फाइंड आउट करने में क्या किया, जो पूरा पॉलिनोमियल मुझे गिवन है उसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा और वहाँ से वैल्यूज़ को ट्रांसपोज करके अकेला x को मैं लेफ़्ट साइड में छोड़ूंगा और बाकी सब को मैं राइट साइड में ट्रांसपोज कर दूंगा एक एक करके, और उससे जो x का वैल्यू बनेगा वही माना जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये तो बात हो गई हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का या फिर चेक करने का। देन उसके बाद में हमारे पास में रिमाइंडर थ्योरम। सो अब हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ध्यान से ऑब्जर्व करना क्या होता है ये। सो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है अगर एक पॉलिनोमियल के अंदर किसी दूसरे पॉलिनोमियल का डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने के बाद वहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, इस बारे में हमें रिमाइंडर थ्योरम से पता चलेगा। रिमाइंडर थ्योरम से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब एक पॉलिनोमियल के अंदर दूसरे पॉलिनोमियल का डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बच जाता है। तो केवल और केवल रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ क्वेश्चन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कितनी बार डिवाइड हुआ है, इस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा। ये तो पता केवल और केवल एक्चुअल जो हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड है उससे ही पता चल सकता है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ लॉन्ग डिवीज़न से भी और रिमाइंडर थ्योरम से भी। साथ में ये भी हम सीखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम किस तरह से काम करती है। तो कुछ नया नहीं है इसमें, नया नहीं है। जो आज हमने लेक्चर में पढ़ा वही दो चीज़ कंबाइंड कर दूंगा मैं, मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना और चेक करना, बस ये दो ही चीज़ें हैं। इन दोनों को मैं एक जगह अगर मिक्स कर दूंगा तो मेरा रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास है 2x² प्लस 3x माइनस 5 और इसके अंदर मुझे डिवाइड करना है x माइनस 2 का, और मुझे चेक करना है कि भाई इसके अंदर जब मैं डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा। तो रिमाइंडर को अगर मैं देखता हूँ तो पहले मैं डिवीज़न मेथड से देखूँगा कि इससे एक्चुअल अगर हम पूरा डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचता है, और उसके बाद में हम इसे सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम की भी हेल्प से। तो पहले तो मैं इसको लॉन्ग डिवीज़न से करके बता रहा हूँ। वैसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड हमने 8th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, इसके अंदर इस पॉलिनोमियल के अंदर इसका डिवाइड करना है तो डिवाइड नंबर्स का तो कर सकते हैं क्योंकि नंबर्स का तो टेबल याद है हमें। पॉलिनोमियल का कौन सा टेबल है? तो पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेट का मैच हो रहा है तो क्रिकेट के मैच में सबसे पहले कैप्टन जाएंगे, टॉस करेंगे, टॉस करके सेलेक्ट करेंगे कि कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा। तो यहाँ पर भी ये दो टीम है, इन दोनों में कैप्टन बना देते हैं, जिसके पास सबसे बड़ी पावर वो उस टीम का कैप्टन। ठीक है, तो अंदर वाली टीम में ये सबसे बड़ी पावर है, इसके पास में x की पावर 2 है, तो ये अंदर वाली टीम का कैप्टन हो गया। और ये बाहर वाली टीम का कैप्टन, क्योंकि इसके पास x का पावर 1 है, इसके पास तो पावर ही नहीं है। ओके, तो ये बाहर वाली टीम का कैप्टन हो गया और ये अंदर वाली टीम का कैप्टन। पहले इनको टॉस के लिए भेजते हैं। टॉस का मतलब यहाँ डिवाइड कर लेंगे ये कि भाई ठीक है, जैसे दो जनों में लड़ाई हो रही है तो उनके जो कैप्टन है उनको भेज दो, भाई अपने आप निपटा लो तुम, और तुम में से जो जीतेगा उसी को मान लेंगे, पूरी टीम को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों के कैप्टन्स को, यानी इन दोनों की हाईएस्ट पावर के टर्म्स को आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2x² के अंदर डिवाइड करेंगे हम x का, तो इस वाले सबसे हाईएस्ट पावर के टर्म में बाहर वाले सबसे हाईएस्ट पावर के टर्म में डिवाइड किया x का, क्योंकि एक पावर कट गया तो मेरे पास जो नंबर बचा वो है पॉजिटिव 2x, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2x। मतलब पता चल गया कि भाई 2x टाइम इसके अंदर डिवाइड होगा, और इसका काम करना क्या है, इसका काम है एक बार इससे मल्टीप्लाई होना एक बार इससे मल्टीप्लाई होना। मतलब फिर भी एक बार फिर से मैं उसी एग्जांपल से ज्वाइन करता हूँ इसको। ये दोनों कैप्टन ने टॉस किया, टॉस करने पर पता चल गया कि भाई ये टीम बैटिंग करेगी, और बैटिंग करने पर अपने ओपनर को उसने भेज दिया। ओपनर कौन है? 2x है। ठीक है, ओपनर का काम है सामने वाले सारे बॉलर्स को फेस करना, तो इसके लिए बॉलर कौन है? ये टीम बॉलिंग टीम है, तो 2x को एक बार इसकी बॉलिंग का सामना करना होगा,
एक बार इसकी बॉलिंग का सामना करना होगा। मतलब सीधा सा है, इसका काम केवल मल्टीप्लाई होना है। किस किस से मल्टीप्लाई होगा, एक बार तो x से मल्टीप्लाई होगा ये, और एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, तो 2x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ ध्यान देना है कि सिंबल सिंबल से, नंबर नंबर से, वेरिएबल वेरिएबल से। तो अगर यहाँ पर नंबर देखो तो नंबर तो 1 ही है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 इंटू 1 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है कि इक्वल पावर के नीचे इक्वल पावर लिखनी है, क्योंकि इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी तो करना है, इसलिए हम सेम पावर के नीचे सेम पावर लिखेंगे। अब 2x को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आएगा, और 2 2 4x। और अब हमें इन दोनों के करना है सिंबल चेंज। सिंबल चेंज क्यों करना है भाई, हमने जब डिवाइड नंबर्स से पढ़ लिया कि जैसे मान लो 27 के अंदर मुझे 5 का डिवाइड करना है, तो 5 5 से 25, और फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करके हम 2 को बोल देते हैं कि रिमाइंडर है। तो ठीक है, यहाँ पर भी तो सब्ट्रैक्ट करके बताओ कि कौन रिमाइंडर है। तो जैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट करता था 27 में से 25, तो 2 बच जाता था। वैसे इस पॉलिनोमियल में से इस नए पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करो, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x को। सब्ट्रैक्ट करने के लिए बीच में नेगेटिव लगा दिया है। एक बार मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, तो ब्रैकेट ओपन करने पर ये हो जाएगा नेगेटिव में 2x स्क्वायर, और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर हो जाएगा पॉजिटिव में 4x। मतलब ये जो मेरे पास सिंबल थे, ये दोनों सिंबल अपने आप बदल गए। तो फिर इतना बड़ा ये सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर ही बदल दो ना सिंबल, तो यहाँ पर ही सिंबल बदल दो, काम हो जाएगा। तो इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे बीच में सिंबल लगाओ, फिर ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट को ओपन करो, तब जाकर सिंबल चेंज करो। नहीं, मुझे जब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि भाई सब्ट्रैक्शन करूँगा, बीच में माइनस लगाऊंगा, तो हर बार ही सिंबल बदलेगा, तो हर बार बदल दो ना। तो अब ये जो नए सिंबल है, मैं इन नए सिंबल के साथ ऑब्जर्व करूँगा, पुराने सिंबल भूल जाओ। ठीक है, सो अब 2x स्क्वायर और ये है नेगेटिव 2x स्क्वायर, दोनों तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अगर दोनों को ऐड किया तो दोनों अलग अलग सिंबल के हैं, बराबर है, कट जाएंगे। यहाँ पर है पॉजिटिव 3x, इसको कोई नेगेटिव नहीं बोलना, इसका मैंने सिंबल चेंज कर दिया, ये भी पॉजिटिव हो गई। सो पॉजिटिव 3x और पॉजिटिव 4x दोनों मिलकर हो जाएगा पॉजिटिव में 7x। और यहाँ से इसके साथ तो कोई ना तो ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे अब तो। ठीक है, तो अब ये हमने सब्ट्रैक्शन एक स्टेप में तो कर लिया। जब तक इनका पावर इक्वल इक्वल है तब तक हम डिवाइड करेंगे, जब इधर छोटा पावर बच जाए तो उसको रिमाइंडर बोल देना। तो अभी तो हम एक बार वो डिवाइड करेंगे क्योंकि x का पावर 1 है, तो ठीक है, मतलब ये अगले स्टेप में पहुंच गया, सेमीफाइनल चल रहा है अब अपना। ठीक है, तो सेमीफाइनल मैच में इस तरफ से ये टीम है, इसका कैप्टन ये बन जाएगा, और इस तरफ से कैप्टन ये है। तो मतलब पहले हम इनके हाईएस्ट पावर के टर्म को डिवाइड करेंगे, तो 7x के अंदर हम डिवाइड करेंगे 1x का, यानी x का, x से x तो कट गया, तो फिर अकेला बचेगा 7, और 7 क्योंकि इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो फिर ये पॉजिटिव माना जाएगा, और यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव 7। अब इसका भी काम क्या है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना। तो 7 को एक बार मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 को एक बार -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 7 इंटू एक्स ये बन जाएगा 7x, और 7 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा 14। सिंबल चेंज करते हैं, तो सिंबल चेंज होगा, पॉजिटिव वाला ये 7x से नेगेटिव में बदल जाएगा, और -14 हो जाएगा पॉजिटिव में। नए सिंबल के साथ कैलकुलेशन करते हैं, तो पॉजिटिव 7x -7x दोनों कट गए, यहाँ नेगेटिव का 5 है, और ये नेगेटिव नहीं है भाई, ये पॉजिटिव है, तो -5 पॉजिटिव 14, मतलब पॉजिटिव में बचेगा मेरे पास में 9। और क्योंकि यहाँ पर x का पावर है ही नहीं, मतलब यहाँ 0 पावर माना जाएगा, और 0 पावर है तो छोटा पावर है, यानी ये हमारा रिमाइंडर है। तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर को फाइंड आउट करना। इससे तो मुझे क्वेश्चन भी पता चल जाता है कि कितनी बार डिवाइड हो रहा है, और साथ में रिमाइंडर भी बच जाता है। लेकिन अब हम इससे थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। अगर मुझे केवल रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो इतना सब क्यों करना है, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। अगर केवल रिमाइंडर ही बताना है तो मैं रिमाइंडर थ्योरम से करूँगा ना। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लो। तो सबसे पहले मैं इसका डिवाइड करने वाला था, तो इसको मैं जीरो के इक्वल पुट करके और इसकी हेल्प से x का कोई वैल्यू पता करूँगा जो इस पर्टिकुलर डिवाइज़र के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का काम कर रहा होगा। तो मैं अगर 2 को ट्रांसपोज करूँ तो x का वैल्यू बन जाता हमारे पास में +2। ठीक है, x का वैल्यू तो मैंने पता कर लिया। कैसे पता किया, जिसका मैं डिवाइड करने वाला था मैंने उसी को जीरो के इक्वल रख दिया, x का वैल्यू मिल गया मुझे।
ठीक है। तो अब इस x के वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x माइनस 5, इसके अंदर में डिवाइड करने वाला था, तो अब इसमें x के प्लेस पर 2 पुट करते हैं। तो p2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड नेगेटिव 5। सो 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 4 2 सा बनेगा 8, 3 2 सा 6 और नेगेटिव में 5। तो अब ये बन गया हमारे पास 14 माइनस 5, मतलब वही सेम वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव का 9। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम से किसी रिमाइंडर को फाइंड आउट करना। केवल रिमाइंडर की बात करूँगा मैं, यहाँ कितनी बार डिवाइड हुआ है ये चीज़ का हमें पता नहीं चलेगा। तो जिसका हम डिवाइड करने वाले हैं उसको रखेंगे 0 के इक्वल, उससे x का वैल्यू मिलेगा। x के वैल्यू को इस पॉलिनोमियल के अंदर x के प्लेस पर पुट कर दो, पुट कर दें हमारे पास ये इसका रिमाइंडर बन जाएगा और ये हमें पता चल जाएगा कि इसका रिमाइंडर 9 ही बचने वाला था। सो आज जो हमने लेक्चर किया उसमें हमने कंप्लीट किया, एक तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल चेक करने का तरीका, फाइंड आउट करने का तरीका, और दूसरा हमने किया रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। ओके, सो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स। ओके।